हेलो हाय नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो पिछली क्लास में हम क्या देख रहे थे, नए साम्राज्य और राज्य देख रहे थे। तो उसमें हमने बात किया था कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे बहुत से राजाओं का क्या हुआ, उदय हुआ। तो उसमें हमने क्या देखा था, हमने ये समझा था कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा था तो सेंट्रल एशिया से कुछ जो विदेशी जातियाँ थी उनका भी क्या हुआ था, भारत पर आक्रमण हुआ था। उसके बाद से यहाँ हमने साउथ में भी देखा था। फिर मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन कौन से वंश आए हैं उसको भी हमने समझा था। तो एक बार फिर थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं, क्योंकि मैप से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और मैप ज़हन में ये बना रहेगा तो क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो हमने देखा था कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तो उस समय में सेंट्रल एशिया से जो आने वाले विदेशी जातियां थी, ठीक है, सेंट्रल एशिया से तो कौन कौन से आए थे, तो हिंद यवन आए थे यानी इंडो ग्रीक। उसके बाद से कौन आए थे, उसके बाद से जो आने वाले थे वो शक थे, शक। शक के बाद आए कुषाण। कल हमने शक और कुषाण पर बात किया था, हमने इससे क्वेश्चंस पढ़े थे। उसके बाद से जो मौर्य मौर्य अंपायर था, ठीक है, तो मौर्य अंपायर क्या हो गया, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत के हिस्से में था, तो उत्तरी भारत वाले क्षेत्र पे था, ठीक है। तो मौर्यों के बाद यानी मौर्यों को कौन रिप्लेस करेगा, हमने पढ़ा था कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उसके ही सेनापति ने उसे, यानी मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहदत्त था, बृहदत्त का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके क्या की, शुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्यों के बाद कौन आएगा, तो मौर्य के बाद आएंगे शुंग, और शुंग के बाद आएंगे कण्व, और कण्व के बाद क्या आएंगे, गुप्त वंश। तो हमने इस पर बात किया था। फिर हमने यहाँ देखा था लास्ट में ये वाला जो लोकेशन है यानी साउथ वाला, ये है संगम राज्य। ये क्या है, ये संगम राज्य है। अब इसमें जो राजा हुए उसमें थे चेर, चोल और पांड्य, ठीक है, पांड्य ये थे। ये जो मौर्य काल था यानी मौर्य साम्राज्य जब था उस समय भी ये राजा थे, लेकिन ये इसी इलाके में थे, ठीक है। यानी कब की बात हो रही है, 300 BC की बात हो रही है, ठीक, ये हमने समझा। उसके बाद से फिर हमने यहाँ देखा कि यहाँ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के इलाके में, यानी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में यहाँ कौन से वंश आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे सातवाहन वंश और वाकटक वंश। तो आज हम बात करेंगे सातवाहन वंश पर बात करेंगे। तो जो क्वेश्चंस बनते हैं इससे उसे देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण भारत में, यानी वही सातवाहन वंश महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो लोकेशन है दक्षिण भारत में, यानी कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सातवाहन वंश का उदय हुआ। लगभग कब की बात है, तो लगभग 2100 साल पहले, ठीक है, लगभग 2100 साल पहले, यानी कि 100 BC में। ये 100 BC लिख रहा हूं, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले वाला डेट है और ये जन्म के बाद वाला। तो 2000 में से हम क्या करते हैं, अगर 2100 माइनस कर दे तो 100 BC आ जाएगा, यानी AD आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद की जो पॉइंट समझे, तो सातवाहन शासकों ने स्वयं को दक्षिणापथ का स्वामी कहा। सातवाहन शासकों ने स्वयं को क्या बोला, दक्षिणापथ का स्वामी कहा, क्योंकि जो सातवाहन राजा थे, ठीक है, इनका जो साम्राज्य का जो विस्तार है वो फैलते फैलते पूरे दक्षिण भारत तक फैल जाएगा। तो ये वाला जो एरिया था, ये वाला लोकेशन अगर हम देखें तो इसे बोला जाता था उत्तरापथ, और इस वाले लोकेशन को बोला जाता था दक्षिणापथ।
ये उत्तरापद और दक्षिणापद क्या था, ये एक व्यापारिक मार्ग था। क्या था, ये एक व्यापारिक मार्ग था। तो इस वाले इलाका में कौन है, जो मौर्य डायनेस्टी है, सॉरी गुप्त डायनेस्टी, ठीक है, वो इस क्षेत्र पे थे। और इधर जो था तो यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे सतवाहन वंश था, यानी कि महाराष्ट्र और आंध्र वाले इलाका में यहाँ पे सतवाहन। तो ये व्यापार के हिसाब से क्या था, ये रूट, ये वाला इलाका जो था वो दक्षिणापथ कहा जाता था, क्योंकि सतवाहनों का कब्जा था यहाँ पर। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई आएगा तो उसे टैक्स तो भरना होगा, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, स्वयं को क्या कहा, सतवाहनों ने स्वयं सतवाहन शासकों ने स्वयं को दक्षिणापथ का स्वामी कहा। इसलिए कि क्या था, वो व्यापारिक मार्ग था और वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं उन्हें मिलती थी, टैक्सेस वगैरह भी देना पड़ते थे, ठीक। तो सतवाहन शासकों के महत्वपूर्ण राजा की अगर बात करें कि सतवाहन शासक में जो महत्वपूर्ण राजा हुए वो कौन थे, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम आपने सुना होगा। तो सतवाहन शासकों का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसने अपना नाम अपने माता के नाम पर रखा। अभी कैसे पता चलता है, तो इससे ये पता चलता है कि आगे के पॉइंट समझते हैं कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी हमें कैसे पता चलती है, तो नासिक अभिलेख से, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अभिलेख से हमें क्या चलता है, अभिलेख क्या लिखवाए जाते थे, तो राजा द्वारा लिखवाए जाते थे अभिलेख। इससे क्या पता चलता था, तो इससे हम ये अभिलेख से ये हम समझ पाते थे, तो ये राजा के प्रशंसा में लिखवाए जाते थे अभिलेख, ठीक है, सॉरी राजा के द्वारा उनके काम को लिखवाए जाते थे। या जैसे आपने देखा कि अशोक ने अपनी बात जनता से कहने के लिए क्या लिखवाए, अभिलेख लिखवाए। तो राजा रानियों द्वारा क्या लिखवाए जाते थे, अभिलेख लिखवाए जाते थे। तो हमें सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में कैसे पता चलता है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में हमें जानकारी नासिक अभिलेख से पता चलती है। नासिक अभिलेख से हमें उसकी माता के बारे में भी पता चलता है। तो इसका मतलब यह है कि सातवाहन जो साम्राज्य था उस समय जो महिलाओं की स्थिति रही होगी वो अच्छी रही होगी, इसीलिए तो ये अपनी माँ के नाम पर अपना नाम रख रहा है ना। तो उसकी माता गौतमी वल्लभी द्वारा लिखवाया गया था। तो नासिक अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था, तो नासिक अभिलेख लिखवाया गया था गौतमी बलश्री द्वारा लिखवाया गया था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि सातवाहन राजवंश की राजधानी, अगर इसकी राजधानी की बात करेगा तो इसकी राजधानी क्या थी, पैठन या प्रतिष्ठान, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, पैठन या प्रतिष्ठान, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अब आगे समझते हैं कि लगभग 1700 साल पहले यानी 300 AD में सातवाहन वंश के स्थान पर, ठीक है, अब इनको हराकर कौन आएंगे, वाकटक वंश आएगा। वाकटक राजवंश का उदय हुआ, क्योंकि यहाँ सातवाहन के बाद कौन आ रहे हैं, वाकटक वंश आ रहा है। तो सातवाहनों को कौन हराएगा, वाकटक वंश, ठीक है। और वाकटक वंश क्या करेगा, गुप्त वंश के साथ मित्रता कर लेगा। क्या करेगा, गुप्त वंश के साथ मित्रता कर लेगा और वाकाटक वंश के शासक के साथ क्या करेगा, मित्रता कर लेगा, ठीक है। हेलो हाय नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल JDS एजुकेटर में। तो आज का जो टॉपिक है गुप्ता साम्राज्य, ठीक है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। जो कल की क्लास हुई थी, कल की क्लास में हमने क्या देखा था, हमने सातवाहन वंश और वाकटक वंश के बारे में पढ़ा था। तो इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बात करें अगर गुप्त साम्राज्य की बात करें, तो गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, चंद्रगुप्त था, ठीक है। कौन था, चंद्रगुप्त था। इसने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया था। यानी चंद्रगुप्त ने किससे शादी किया, तो कुमार देवी से, ठीक है। अब ये कौन थी, तो कुमार देवी लिच्छवी कुल की कन्या थी, ठीक है। इस बात को हमने समझा और फिर आगे समझते हैं कि चंद्रगुप्त से पहले भी शासक हुए, जिनमें कौन था,
तो जिनमें श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त का बेटा कौन था? घटोत्कच था। उसके बाद से घटोत्कच का बेटा चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, यानी इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि गुप्त वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने। ठीक, इस बात को हमने समझा। अगर महाराजा धीराज और टाइटल की बात करते हैं तो यहां से समझ लेते हैं कि श्रीगुप्त ने कौन से टाइटल को धारण किया था? महाराजा की। घटोत्कच गुप्त ने कौन सा? महाराजा। चंद्रगुप्त ने क्या धारण किया? महाराजा धीराज। और समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज। यानी महाराजा यानी राजा से ऊपर और महाराजा धीराज से नीचे। तो ये टाइटल क्या बता रहा है? ये टाइटल ये बता रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो उनका साम्राज्य है उनका विस्तार हो रहा है, साम्राज्य का क्या विस्तार हो रहा है। तो उस हिसाब से वो टाइटल भी क्या कर रहे हैं? धारण कर रहे हैं अपने आप को दिखाने के लिए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने क्या किया भाई? अपने साम्राज्य का अच्छे तरीके से विस्तार किया, और उसने जो पहला गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त, उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त शासक बना। यानी चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद ये शासक बना। ठीक, अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे। हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया है? समुद्रगुप्त से ही दिया है। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं और कैसे बनते हैं क्वेश्चन। तो समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो इसने स्वयं को लिच्छवी कुल का बेटा कहा। भाई कुमार देवी का बेटा था। लिच्छवी कुल एक सम्मानित कुल था, इसलिए लोग टाइटल क्या है, ये समुद्रगुप्त ने अपने किस कुल से अपने आप को जोड़ा? तो लिच्छवी कुल से जोड़ा। ठीक है, इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रयाग प्रशस्ति आपने सुना होगा। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। अगर प्रयाग प्रशस्ति के लेखक के बारे में बात करें, यानी कवि की बात करें, लेखक या कवि, तो कौन थे? हरिशेड़। ठीक है, हरिशेड़ लेखक भी थे और कवि भी थे। ठीक है, कवि। यानी मैं आपसे कहूं कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिशेड़, उसने क्या लिखा? प्रशस्ति लिखा। कौन सी प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है कि राजा के प्रशंसा में लिखे गए लेख क्या होते हैं? प्रशस्ति होता है। तो ये इस प्रशस्ति में अपने राजा के बारे में क्या क्या लिखता है, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान किसके बारे में पता चल रहा है? तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में पता चल रहा है। किससे? तो प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो 4 स्टेप में है। ठीक है, अलग अलग मानचित्र में ये दिखाया गया है, तो इस बात को हम समझते हैं अच्छे तरीके से। तो समुद्रगुप्त ने पहला स्टेप समझते हैं कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त यानी उत्तर भारत, ठीक है, आर्यवर्त यानी कि उत्तर भारत के 9 शासकों को हराकर उसने राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, यानी समुद्रगुप्त ने क्या किया? समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कितने राजाओं को हराया? 9 राजाओं को हराया। ठीक है, तो जैसे हम बात करें यहाँ एक छोटे से मैप से समझते हैं कि ये मान लीजिए कि ये भारत है। ठीक है, ये उस समय का, तो ये वाला जो एरिया है ये उत्तर भारत है। तो यहाँ तो समुद्रगुप्त सबसे पहले क्या करेगा भाई? उसने महाराजा धीराज की टाइटल धारण की। कब की? तो उसके आसपास के जितने भी राजा होंगे सबसे पहले वो क्या करेगा? वो तो यही चाहेगा ना कि उसके आसपास के जो राजा हैं सबसे पहले उनको हराए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो उत्तरापथ यानी कि दक्षिण भारत यानी कि उत्तरापथ के 9 राजाओं को, कितने राजाओं को? यानी कि आर्यवर्त के कितने राजाओं को? तो 9 शासकों को हराकर उसने उनके राज्य को अपने राज्य में क्या कर लिया?
मिला लिया। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि आर्यव्रत के कितने राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया और अपने राज्य में मिला लिया। तो कितने राजा थे? 9 राजाओं को। फिर आगे की बात समझते हैं। स्टेप नंबर 2, इसी प्रशस्ति में ये सारी बातें लिखी गई हैं, प्रयाग प्रशस्ति में। स्टेप नंबर 2, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ, ठीक है, दक्षिणापथ मतलब ये वाला हिस्सा जो आता था ये उत्तरापथ, और यहाँ से ये क्या होता था? ये दक्षिणापथ होता था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ, अब दक्षिणापथ के कितने राजा हैं? 12 राजाओं को पराजित कर उन्हें पुनः, ठीक है, मतलब क्या किया? समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया और उसके बाद उसने किया पुनः शासन करने की अनुमति दे दी। यानी कि वो राज्य को तो हरा दिया लेकिन उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी, और इसके बदले में उसने ये कहा कि आपको क्या करना होगा? टैक्स देना होगा। क्या करना होगा? तो बदले में राज्य को क्या देना होगा? कर देना होगा, ठीक है। इन राजाओं को, दक्षिणापथ के राजाओं को, तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त ने किन राजाओं को हराया और पुनः उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। तो दक्षिणापथ के राजाओं को हराएगा और क्या करेगा? वो वापस उन्हें फिर दे देगा, और उसके बदले में वो राजा क्या करेंगे? समुद्रगुप्त को टैक्स देंगे। इतनी बात हमने समझा। फिर हम आगे समझते हैं स्टेप नंबर 3। अब एक बात बताइए कि समुद्रगुप्त ने यहाँ 9 राजाओं को उत्तरापथ में और दक्षिणापथ में कितने राजाओं को? 12 राजाओं को। जो इतने राजाओं को हरा देगा तो क्या उसके और भी जो अड़ोसी पड़ोसी होंगे क्या उससे लड़ने की हिम्मत रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। जो राजा इतना ताकतवर हो चुका है उससे और कोई लड़ेगा तो वो क्या करेंगे? वो लड़ाई नहीं करेंगे। तो तीसरे स्टेप में ये क्या बातें कही गई है कि पड़ोसी क्षेत्र, यानी कि उसके जो पड़ोसी राजा थे उन्होंने क्या किया? समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित हुए। वो पहले ही उपस्थित हो गए कि राजा महाराज जी, आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं है, हम स्वयं क्या करते हैं? आपके अधीनस्थ हो जाते हैं, आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो उसने क्या किया? तो वो पड़ोसी राज्य के कौन कौन से राज्य क्षेत्र थे? तो नेपाल, बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम, इसके लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने समुद्रगुप्त का अधीनता स्वीकार कर लिया था। ठीक, इस बात को हमने समझा। इससे भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। अगर स्टेप नंबर 4 की बात करें तो बाह्य इलाकों के शासकों, यानी जो बाहरी इलाके के जो शासक थे, शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली तथा उससे मित्रता पूर्वक संबंध किए। भाई मित्र बन गए। जब कोई ताकतवर होता है तो उससे दुश्मनी नहीं की जाती, उसका मित्र बना जाता है, ठीक है। तो इन राजाओं ने क्या किया? उससे मित्रता स्वीकार कर ली। उसके बाद हम समझते हैं कि समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि उसने महाराजा धीराज की उपाधि क्यों धारण की, ठीक है। तो हमने जो जो टॉपिक समझा, ठीक है, जो जो पॉइंट इसमें समझे वो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं।